सोचिए, एक लड़की जो सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफ, महंगी गाड़ियां, एयरपोर्ट, होटल और लाइसेंसी पिस्टल के साथ अपनी दबंग छवि दिखाती थी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसकी लाश उसके घर से लगभग 800 किलोमीटर दूर एक जंगल में बोरे के अंदर मिलती है। हैरानी की बात सिर्फ उसकी मौत नहीं थी, बल्कि यह थी कि उसके अपने परिवार ने भी उसकी बॉडी लेने से इनकार कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सोशल मीडिया की चमक दमक के पीछे उसकी जिंदगी का अंत इतना खौफनाक हुआ, और क्यों इस केस की जांच करते करते पुलिस को ऐसे सुराग मिलने लगे जिन्होंने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी। आज की यह कहानी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि लालच, धोखे और गलत फैसलों की एक ऐसी दास्तान है जिसका सच सामने आने के बाद हर कोई पूरी तरीके से हैरान रह गया। यूपी के बागपत के राजपुर खामपुर गांव की रहने वाली 27 साल की राखी कश्यप कहने को तो एक छोटी सी जगह से आती थी, लेकिन उसके सपने कभी भी छोटे नहीं थे। उसकी दुनिया, उसके ख्वाब, सब कुछ उस गांव की सीमाओं से काफी आगे निकल चुके थे। खामपुर पूर्णिया के एचआर इंटर कॉलेज से स्कूलिंग पूरी करने के बाद राखी का फैशन एंड मॉडलिंग में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। इंस्टाग्राम पर एक्टिव होने के साथ ही वो लखनऊ में फैशन एंड मॉडलिंग शो में हिस्सा लेने लगी। अपनी लाइफ को वो ब्लॉग्स, पोस्ट और रील्स के जरिए दुनिया के सामने रखने लगी, लेकिन वो चाहती थी कि लोगों के सामने उसकी एक दबंग इमेज बने। इसलिए उसने अपना उठना बैठना न सिर्फ नेता नगरी के लोगों के साथ शुरू की, बल्कि 1 साल पहले उसने अपने नाम पर एक लाइसेंसी पिस्टल भी खरीद ली, और वही पिस्टल उसकी रील्स का हिस्सा बन गई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि शर्ट, जींस और कमर में गन लगाकर वो अपनी एक बोल्ड और दबंग इमेज ऐसे क्रिएट कर रही है जैसे दुनिया को यह बताना चाहती हो कि अब वह किसी से कम नहीं है। क्लब में, पार्टी में, लाउड म्यूजिक और ओपन कार में रील शूट करना, यह सब उसकी सोशल मीडिया का एक दैनिक रूटीन बन चुका था, जहां वो एयरपोर्ट्स, फ्लाइट्स, लग्जरी होटल, इन सब की रील्स डालकर सबको यह जता रही थी कि कैसे वो एक ड्रीम लाइफ जी रही है। कभी ऋषिकेश में बंजी जंपिंग, कभी मेघालय के पहाड़ों में सफर, तो कभी राजस्थान में फोटोशूट। नैनीताल, उज्जैन, हरियाणा, मानो हर जगह उसकी कहानी का एक नया चैप्टर बन रहा हो। इंस्टा पर 11,000 फॉलोअर्स और 1900 से भी ज्यादा पोस्ट थी। ऐसी पोस्ट जहां वो अक्सर खुद को धोखा खा चुकी एक लड़की के रूप में दिखाती थी, जहां मर्द जात एक विलेन था और वो खुद एक पीड़ित थी। और असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि यह चमक, यह ग्लैमर सिर्फ एक परत थी, एक ऐसी कहानी के ऊपर जहां सच और दिखावा एक दूसरे में इतना घुल चुके थे कि फर्क करना मुश्किल हो गया था। दरअसल लोगों के लिए राखी की जिंदगी ऊपर से बिल्कुल परफेक्ट थी, इतनी परफेक्ट कि कोई भी उसके असली फैमिली बैकग्राउंड का अंदाजा तक लगा नहीं सकता। लेकिन राखी की जिंदगी असलियत में उतनी ही उलझी हुई थी। राखी की 2 शादियां हुई थी और दोनों ही टूट चुकी थी, एक मेरठ में और दूसरी कहीं और, लेकिन अंजाम दोनों का एक ही जैसा हुआ था। तलाकशुदा राखी की सोशल मीडिया लाइफ को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि असल में वह एक गरीब परिवार से आती थी, जहां उसका बड़ा भाई राजीव एक छोटा सा चाउमीन का ठेला लगाता था। पिता की मौत 4 साल पहले ही हो चुकी थी। राखी ने पिछले 7 सालों से अपने परिवार से कोई भी संबंध नहीं रखा था, या फिर यूं कहें कि राखी का परिवार भी उससे सारे रिलेशन पूरी तरीके से तोड़ चुका था। और इसके पीछे की वजह क्या थी, वो आपको खुद ब खुद वीडियो में आगे चलकर समझ में आ जाएगी। कहते हैं कि कहानी में जो किरदार सबसे ज्यादा चमकदार होते हैं, कभी कभी उनका सफर सबसे अंधेरे कोने में खत्म हो जाता है। 28 अप्रैल 2026 को बागपत से लगभग 800 किलोमीटर दूर मिर्जापुर के नौगवा के जंगल में एक बोरे के अंदर अनजान लड़की की लाश मिलती है, जिसका किसी ने धारदार हथियार से मर्डर कर दिया था। शिनाख्त करने पर पता चला कि यह लाश बागपत की रहने वाली राखी कश्यप की ही थी। पुलिस ने जब पोस्टमार्टम करवाया तो पता चला कि राखी का पहले गला रेता गया और उसके बाद उसके सीने और पीठ पर चाकू से कई वार किए गए। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार राखी को इतनी भयानक मौत किसने और क्यों दी, और वह भी उसके शहर से इतनी दूर। राखी के घर वालों को जब इसकी खबर मिली तो उनका रिएक्शन बिल्कुल अलग था। न उनमें कोई खास गम था और न ही कोई तकलीफ। मीडिया रिपोर्ट की माने तो घर वालों ने राखी की बॉडी को लेने और उसका अंतिम संस्कार करने से भी इनकार कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। और ऐसा करने के पीछे की वजह भी राखी के एक ऐसे बैकग्राउंड से जुड़ती है जो कहीं ना कहीं उसकी हत्या का कारण बनी। यह केस सुलझाना इतना आसान नहीं था, और उस वक्त पुलिस को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस हत्या के तार राखी की लाश के मिलने से 10 दिन पहले, यानी 18 अप्रैल 2026 को सहारनपुर के बड़गांव एरिया के पास नहर से मिली एक आदमी की लाश से जुड़े थे। वो बॉडी कपड़ों में लिपटी हुई थी, हाथ पैर बंधे हुए थे और चेहरे पर किसी भारी चीज से वार किया गया था ताकि पहचान मुश्किल हो जाए। फोरेंसिक टीम ने जब बॉडी को एग्जामिन किया
तो पता चला कि उसे 3 गोलियां मारी गई थी। पुलिस ने पहचान करने की कोशिश की, लेकिन जब कोई क्लेम करने नहीं आया और न ही पुलिस उसकी शिनाख्त कर पाई, तो पुलिस ने ही उस बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया और कपड़ों एंड बाकी एविडेंस को जांच के तौर पर भेज दिया। उस वक्त तक पुलिस को भी अंदाजा नहीं था कि यह एक ऐसा ट्विस्ट केस बनने वाला है जहां कई किरदार धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे। यह वही केस है जहां लोगों ने सिर्फ एक मर्डर नहीं माना, बल्कि कई लोगों के लिए यह कर्मों का फल लगने लगा। क्या यह 2 लाशें 2 अलग कहानियां थी या फिर एक ही सच के 2 टुकड़े? आज के इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था। दोस्तों, राखी कश्यप का केस एक ब्लाइंड मर्डर केस लग रहा था। कोई क्लियर सस्पेक्ट नहीं, कोई डायरेक्ट लीड नहीं। सबसे बड़ा सवाल था कि राखी को किसने मारा। इन्वेस्टिगेशन शुरू होते ही पुलिस ने टेक्निकल एविडेंस पर फोकस किया। आसपास के मोबाइल लोकेशन डाटा निकाले गए, कॉल रिकॉर्ड्स का विश्लेषण किया गया, सीसीटीवी फुटेज को स्कैन किया गया। सर्विस लॉन्च के थ्रू पुलिस धीरे धीरे सस्पेक्टेड की लिस्ट बनाने लगी। केस को देखते हुए पुलिस की कई टीम्स अलग अलग दिशा में काम कर रही थी। हर एक छोटी डिटेल को जोड़कर देखा जा रहा था, कौन कहां था, किस वक्त था, किससे बात हुई थी। साथ ही पुलिस यह भी समझने की कोशिश कर रही थी कि राखी कश्यप आखिरकार मिर्जापुर तक कैसे पहुंची, उसे वहां कौन ले गया और इस मर्डर के पीछे का मास्टरमाइंड आखिरकार कौन है। राखी का परमानेंट एड्रेस, उसके कॉन्टैक्ट्स, उसके रिसेंट मूवमेंट्स सब कुछ वेरीफाई किए जा रहे थे। धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन एक डायरेक्शन लेने लगी और यहीं से एक नाम निकलकर सामने आया और वह नाम था कपिल चौहान, जिसे पुलिस ने सहारनपुर से अरेस्ट किया। कपिल चौहान की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की, तो धीरे धीरे इस केस की ऐसी परतें खुलनी शुरू हुई जो अभी तक नजर आ रही सच्चाई से बिल्कुल अलग थी। राखी कश्यप डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी, जो एक गवर्नमेंट एंटिटी होती है, उनमें एक संविदा कर्मी यानी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय थी। लेकिन सोशल मीडिया में जो लाइफ स्टाइल राखी शो ऑफ कर रही थी, वो इस कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब की थोड़ी सी सैलरी से बिल्कुल पॉसिबल नहीं थी। दरअसल राखी बेहद शातिर और लालची किस्म की थी। वो पैसे वाले लोगों को टारगेट करती, उन्हें पहले अपने प्यार के जाल में फंसाती, उनके साथ रिलेशनशिप का ढोंग करती और फिर शुरू होता ब्लैकमेलिंग का खेल। ऐसा करके उसने कई लोगों से मोटी रकम भी वसूली थी और कई और लोगों से इसके पर्सनल और पैसों को लेकर विवाद भी चल रहे थे, जिन्हें वो अपनी लोकल पॉलिटिकल कनेक्शन की धमकी देकर दबा देती थी। राखी के इसी चाल चलन की वजह से उसके परिवार ने उससे दूरी बना ली थी। कहने को तो वो गरीब थे, लेकिन नियत और ईमान में बेईमानी नहीं थी। वहीं राखी को उसका लालच एक अंधेरे दलदल में धकेल रहा था। शायद यही वजह रही कि राखी की शादीशुदा जिंदगी की गाड़ी पटरी पर न चल सकी। राखी की जब दूसरी शादी टूटी, तो तलाक के बाद वह बागपत के खेखरा से अर्जुनपुरम कॉलोनी में शिफ्ट हो गई। लेकिन यहाँ शिफ्ट होने के पीछे भी एक वजह थी, और वह वजह थी उसका एक शादीशुदा आदमी से चल रहा अफेयर। दरअसल राखी का अपने ही ऑफिस के एक डिपार्टमेंट में 2018 से काम कर रहे 37 साल के मैनेजर विक्रांत कुमार से अफेयर था, जो कि पिछले 3 साल से लगातार चल रहा था। विक्रांत कुमार मूल रूप से यूपी के प्रयागराज का रहने वाला था और वह भी वहीं बागपत की अर्जुनपुरम कॉलोनी में रहता था। विक्रांत की वाइफ प्राची नोएडा में सिंचाई विभाग में नौकरी करती थी और वही बेटी के साथ नोएडा में रहती थी। राखी और विक्रांत के बीच चल रहे अफेयर से उसकी पत्नी प्राची अनजान थी। वहीं राखी और विक्रांत एक दूसरे से शादी करने का प्लान बना रहे थे, लेकिन विक्रांत राखी की असली फितरत से बिल्कुल अनजान था। अब हुआ यूं कि विक्रांत ने मथुरा में एक प्लॉट खरीदा, जिसे राखी चाहती थी कि यह प्लॉट विक्रांत उसके नाम कर दे, पर इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े होने लगे। विक्रांत को अंदेशा नहीं था कि राखी की नीयत उसके पैसों और जमीन पर किए गए इन्वेस्टमेंट में थी, जिसे हड़पने के लिए उसने अफेयर का यह लंबा खेल खेला था। और इस खेल को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इस कहानी में एंट्री होती है एक नए किरदार सुधारस चौहान की। बागपत का रहने वाला सुधारस भाजपा युवा मोर्चा का नेता था और उसके राखी के साथ अवैध संबंध थे। राखी ने सुधारस से कहा कि अगर हम दोनों मिलकर विक्रांत को रास्ते से हटा दें, तो उसके बाद हम दोनों साथ में रह पाएंगे और वह प्लॉट और विक्रांत के पैसों से ऐश कर पाएंगे। अब राखी और विक्रांत के बीच संबंध बहुत बिगड़ते जा रहे थे। वह उसे लगातार वार्निंग दे रही थी, उसकी जिंदगी बर्बाद करने की धमकी दे रही थी। इनफैक्ट दिसंबर 2025 में तो राखी ने गुस्से में आकर विक्रांत की कार में एक बार आग भी लगा दी थी। विक्रांत बुरी तरह फंस चुका था और इसलिए उसे मजबूरी में अपनी वाइफ को पूरा सच बताना पड़ा, जो अब तक इस पूरे घटना से अनजान थी। उधर राखी के दिलो दिमाग में बसा लालच उसे बेसब्र कर रहा था और अब वह सब कुछ हड़पने के खातिर विक्रांत को रास्ते से हटाने का खौफनाक प्लान भी तैयार कर रही थी। और इसी कहानी में शामिल होता है एक और किरदार कपिल चौहान, जो सुधारस चौहान का दोस्त होता है। सुधारस
अपने दोस्त कपिल को पैसों का लालच देकर विक्रांत के मर्डर प्लान में शामिल कर लेता है। 15 अप्रैल की शाम राखी इस मामले को सुलझाने और सब कुछ पहले जैसे ठीक करने का झूठा वादा देकर विक्रांत को बहाने से एक फ्लैट में बुलाती है। विक्रांत जब शाम को उस फ्लैट में पहुंचता है तो वहां पर सुधारस और कपिल पहले से ही मौजूद थे। फिर राखी ने दोबारा वही मांगे विक्रांत के सामने रखी, लेकिन विक्रांत ने उसके नाम जमीन करने से साफ मना कर दिया। राखी को लगा कि इस आखिरी वार्निंग के बाद सिर्फ अब एक ही तरीका बाकी है और उसी प्लान के तहत उसने विक्रांत के सीने पर अपनी लाइसेंसी गन से 3 गोली मारकर उसका खात्मा कर दिया। गोली मारने के बाद तीनों ने मिलकर पहले तो सर और फिर भारी चीज से चेहरे को इस कदर कुचला ताकि कोई भी शिनाख्त न कर पाए। फिर पर्स, आईडी कार्ड, फोन सब कुछ निकाल दिया। इसके बाद देर रात तीनों विक्रांत की लाश को लेकर वहां से लगभग 130 किलोमीटर दूर सहारनपुर ले गए और वहां एक नहर में हाथ पैर बांधकर फेंक दिया। असल में केस की शुरुआत में जो हमने 18 अप्रैल को मिली एक लावारिस लाश की बात की थी वो विक्रांत की ही थी, जो पुलिस को सहारनपुर की नहर में मिली थी। अब सवाल यह था कि आखिर जब राखी ने अपने प्लान को अंजाम दे दिया था तो फिर उसका कत्ल किसने और क्यों किया। 16 अप्रैल 2026 को जब विक्रांत अपने ऑफिस नहीं पहुंचा तो साथ में काम करने वाले लोगों ने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद उसके दोस्त ने उसकी वाइफ को इन्फॉर्म किया। विक्रांत के अचानक गायब होने से उसकी वाइफ प्राची परेशान हो गई। उसने रिश्तेदार, जान पहचान के लोगों के यहाँ उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी विक्रांत की कोई खबर नहीं थी। आखिरकार हर पॉसिबल जगह ढूंढने के बाद प्राची ने 22 अप्रैल को विक्रांत की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में उसने यह भी बताया कि विक्रांत का राखी कश्यप नाम की एक महिला से कांटेक्ट था, जो विक्रांत पर प्रेशर बना रही थी और अपनी डिमांड्स पूरी करवाने के लिए उसे लगातार धमका रही थी। इस इनपुट के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पूरा फोकस सीधा राखी पर शिफ्ट हो गया। प्राची की तरफ से दी गई इंफॉर्मेशन के बेसिस पर पुलिस ने विक्रांत के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली। रिकॉर्ड में यह सामने आया कि विक्रांत की सबसे ज्यादा बात राखी कश्यप से ही होती थी। इसके बाद बागपत पुलिस ने राखी को पूछताछ के लिए बुलाया। उससे लगातार सवाल किए गए, लेकिन हर बार वो सीधा जवाब देने के बजाय बात को घुमा देती थी। पुलिस को राखी पर शक तो हो रहा था, लेकिन उस वक्त उसके हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगा था, इसलिए उन्होंने पूछताछ के बाद उसे वहां से जाने दिया। जब सुधारस और कपिल को पता चला कि पुलिस ने राखी को विक्रांत के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया है तो उसके अंदर पकड़े जाने का डर सताने लगा। उन्हें लगने लगा कि अगर पुलिस ने राखी से सच उगलवा लिया तो उसके साथ साथ वह भी पकड़े जाएंगे, और बस यहीं से सुधारस ने कपिल के साथ मिलकर राखी को ही जान से मारने का एक खौफनाक प्लान तैयार कर दिया। कपिल ने राखी को कॉल कर पार्टी के बहाने एक फार्म हाउस पर बुलाया, जहां सुधारस पहले से ही मौजूद था। राखी दोनों के इस चाल से अनजान विक्रांत को रास्ते से हटाने का जश्न मनाने वहां पहुंची। सबने देर तक शराब पी, जिसमें सुधारस और कपिल सिर्फ साथ में पीने का ढोंग कर रहे थे ताकि उन्हें ज्यादा नशा न हो जाए। जब उन्होंने राखी को नशे में पूरी तरह धुत पाया तो मौका देखकर पहले चाकू से उसका गला रेता और फिर पेट और पीठ पर कई वार कर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद दोनों ने उसकी लाश को एक बोरे में भरा और वहां से लगभग 800 किलोमीटर दूर मिर्जापुर के नौगवा के जंगलों में फेंक आए। लेकिन इस केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हुई चूक के बावजूद इनका बचना नामुमकिन था और यह पूरा खेल दुनिया के सामने आना था। पुलिस विक्रांत की गुमशुदगी की जांच कर रही थी और इस सिलसिले में राखी से पूछताछ लगातार कर रही थी। लेकिन जब राखी ही गायब हो गई और फिर उसकी लाश शहर से इतनी दूर पुलिस को मिली तो पुलिस को समझ आ गया कि मामला कुछ और ही है और आशंका जताई कि कहीं विक्रांत का भी मर्डर न हो गया हो। फिर पुलिस ने वो किया जो अगर वो पहले कर लेती तो न सिर्फ राखी जिंदा बच जाती बल्कि विक्रांत के कत्ल के जुर्म में तीनों अरेस्ट भी हो जाते। पुलिस ने जब विक्रांत की लास्ट मोबाइल लोकेशन चेक की तो पाया कि 15 अप्रैल की रात को राखी और विक्रांत की मोबाइल लोकेशन सेम थी। उसके बाद उसी रात राखी की मोबाइल टावर लोकेशन का मूवमेंट सहारनपुर में दिखा रहा था। इसलिए पुलिस ने हाल ही में सहारनपुर और आसपास के इलाकों में मिली लावारिस लाशों का रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया, जिसमें उन्हें हाल में हुआ एक ऐसा केस मिला जिसमें लावारिस लाश की पहचान नहीं हो पाई थी और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। पुलिस ने उस केस में मृतक के कपड़े एविडेंस के रूप में सुरक्षित रख लिए थे, पर जब उन कपड़ों को पुलिस ने विक्रांत की वाइफ प्राची को दिखाया तो उन्हें देखकर प्राची की आंखों से निकले आंसुओं ने यह कन्फर्म कर दिया कि वो लाश विक्रांत की ही थी। फिर पुलिस ने राखी के कॉल रिकॉर्ड की जांच की, जिसमें से 2 नंबर से उसकी सबसे ज्यादा बात हुई थी और आखिरी बार जिसकी कॉल उसके पास आई थी वो था कपिल चौहान और राखी कश्यप।
मोबाइल बंद होने से पहले राखी की लास्ट लोकेशन और उसी वक्त कपिल की मोबाइल लोकेशन एक ही जगह की थी। इसलिए पुलिस ने सबसे पहले कपिल को अरेस्ट किया और फिर उसके कबूलनामे के बाद 1 मई को सुधारस चौहान को बागपत से गिरफ्तार कर लिया। जुर्म के रास्ते पर कोई वफादार नहीं होता, ऊपर से डर और खुदगर्जी इंसान को हमेशा पहले धोखा देने पर मजबूर करती है। सुधारस और कपिल ने राखी के साथ मिलकर विक्रांत को मारा, लेकिन जब उन्हें अपने पकड़े जाने का डर सताने लगा तो उन्होंने 1 सेकेंड नहीं सोचा राखी का गला रेत कर अलग करने में। अपराध के रास्ते में वैसे भी कोई दोस्त नहीं होता, सिर्फ एक फितरत होती है जिसमें साथ वाला अपना फायदा कमाने और अपना नुकसान बचाने में हमेशा लगा होता है। राखी कश्यप की लाइफ एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जो सोशल मीडिया में चमकता है। जरूरी नहीं कि वो असल जिंदगी में सोना हो। एक हम्बल बैकग्राउंड से आने के बावजूद लग्जरी लाइफ दिखाना उसकी इनसिक्योरिटी को छुपाने का एक तरीका था और इसी इनसिक्योरिटी से पनपा लालच उसे जुर्म के दलदल में ले गया। कहने को तो राखी के सोशल मीडिया में हजारों फॉलोअर्स थे, लेकिन जब उसकी लाश मिली तो उसकी रियल लाइफ में उसका अपना परिवार भी उसे लेने से साफ मना कर दिया। इस केस को अगर साइकोलॉजिकल एंगल से देखा जाए तो राखी कश्यप का बिहेवियर काफी हद तक डार्क क्लाइड के कॉन्सेप्ट को फिट बैठता है। जहां वो अटेंशन पाने के लिए एक तरफ रॉयल लाइफ स्टाइल का दिखावा करती है, वहीं दूसरी तरफ खुद को ही पीड़ित बताती है। विक्रांत के साथ 3 साल तक रिलेशनशिप में होने के बावजूद जिस तरह उसका मर्डर किया गया, वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि उसके अंदर पछतावे का एलिमेंट्स पूरी तरह खत्म हो चुका था। दूसरी तरफ विक्रांत जो एक पढ़ा लिखा, सेटल्ड और शादीशुदा इंसान था, धीरे धीरे एक ऐसे रिश्ते में फंस गया जहां से निकलना उसके लिए लगभग नामुमकिन हो गया। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ यह नहीं है कि राखी कश्यप और विक्रांत का अंत कैसे हुआ। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर शुरुआत ही लालच, झूठ, दिखावे और धोखे से हुई थी तो क्या इसका अंत कभी अच्छा हो सकता था? बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया की चमक धमक के पीछे छिपी सच्चाई अक्सर उतनी खूबसूरत नहीं होती जितनी दिखाई देती है। कुछ फैसले इंसान को ऐसी राह पर ले आते हैं जहां से वापसी का हर रास्ता पूरी तरीके से बंद हो जाता है। आपकी नजर में इस पूरे मामले का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन था? राखी कश्यप, सुधारस और कपिल, या फिर विक्रांत जिसने समय रहते गलत रिश्ते से खुद को अलग नहीं किया? या आपको लगता है यह तीनों के गलत फैसले का नतीजा था? अपनी राय पूरे निष्पक्षता और तथ्य के आधार पर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपका एक एक कमेंट हम पढ़ते हैं और कोशिश भी करते हैं कि हर कमेंट का रिप्लाई भी कर पाए। अगर आपको ऐसी सच्ची, रिसर्च आधारित और सोचने पर मजबूर कर देने वाली क्राइम स्टोरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जनतक न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। बहुत जल्द मिलते हैं एक और ऐसे ही दास्तान के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।